जी राजाराम जी। दूसरे नेशनल कोऑर्डिनेटर हमारे शेषराव घांगड़े साहब। तीसरे कोऑर्डिनेटर साहब आज जुड़े नहीं हैं। सभी हमारे राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश कमेटी और आरवीएम के सभी जिम्मेवार साथियों को मेरा सादर नमो। चर्चा सारी हो गई है, बात पूरी हो गई है। मैं अपनी बात, हाँ गौतम जी, मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है सर, बढ़िया आ रही है। जी। तो मैं अपनी बात शुरू करूं। हमारे एक बहुत ही भटके हुए सीनियर साथी ने परसों मुझे फोन किया। बहुत सीनियर है वो, हमसे भी बहुत सीनियर है। और उन्होंने कहा कि भारती जी, हम लोग एक मीटिंग बुलाना चाहते हैं। मैंने कहा बुलाइए सर, बहुत अच्छा है। बोले हमने उसका मीटिंग का विषय रखा है समाज की दशा और दिशा। समाज की दशा और दिशा हमने उसका विषय रखा है। और हम चाहते हैं कि आप उसमें जरूर उपस्थित रहें। आपको मुख्य वक्ता के रूप में हम रखना चाहते हैं। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि समाज की दशा क्या है और किस दिशा में उनको ले जाना है। ये बात बहुत पहले हमारी समझ में आ गई। हमें आज ये चर्चा नहीं करनी है कि दशा क्या है और दिशा क्या है। समाज की दशा क्या है ये भी हम अच्छे से जानते हैं, और किस दिशा में ले जाना है ये भी हमको समझ आ गई है। ठीक है। फिर मैंने उनको आरबीएम का 15-20 मिनट पूरा बताया, लेकिन वो ज्यादातर मेरी बात से सहमत नहीं थे। ये बात मैंने अपनी शुरू में इसलिए रखी, अपनी बात रखने से पहले, कि दशा पे जब हम बात करते हैं तो दशा यह है कि हमारे समस्त मानव समाज को, खास करके SC ST OBC को चक्कर व्यूह में फंसा लिया गया है। और उनका हर लेवल पर, हर स्तर पर शोषण हो रहा है। धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से उनका शोषण हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है। ये दशा है। अब इस दशा से निकलने के लिए दिशा, दिशा माने मार्ग, रास्ता। तो रास्ता क्या है? तो रास्ता है हमें हमारे बहुजन समाज को जिस षड्यंत्र में फंसा पड़ा है उस षड्यंत्र से निकालना है। उस षड्यंत्र से निकालना है उसको। ये उसका रास्ता है। तो रास्ता ये है, तो उसके टूल क्या होंगे, उसके औजार क्या होंगे निकालने के, है ना? या उसकी अवधारणा क्या होगी? तो अवधारणा हम शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अवधारणा है हमारे संत गुरुओं का जीवन संघर्ष। हमारे संत गुरुओं का जीवन संघर्ष, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन। तो जो हमारे संत गुरुओं का जीवन संघर्ष है, उस जीवन संघर्ष को हमें समाज के बीच में ले जाना है, समाज को अवगत कराना है, और षड्यंत्र उनको समझाना है कि आप किस षड्यंत्र के शिकार हैं, आपको कैसे फंसाया गया है, दास गुलाम लाचार बनाया गया है आपको आपके ही देश में। तो उसके लिए हमें ये हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो काम कर रही है, कल मैंने निवेदन किया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। मैंने कहा अब आप लोगों को कमांड लेनी है संगठन के ऊपर, आरबीएम के ऊपर। कमांड लेने का मतलब वजन लेना है, सर के ऊपर वजन, है ना? तो मैंने उनको कल निवेदन किया था कि आपको कम से कम आधे घंटा बोलना है, सारी बातें आपको बतानी है ना? तो
मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि वो काफी अच्छा बोले और काफी अच्छा उन्होंने समझाया। इसी प्रकार से हमारे जो दूसरे पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उनको भी कमांड लेनी है संगठन पर। कमांड लेनी है, कमांड मीन्स सर पे वजन लेना है, वजन लेना है ना। तो ये सब काम हमको करना है। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि 15 नवंबर धरती के आवा, यानी धरती का भगवान उनको कहा गया है। अध्यक्ष जी ने बता दिया है, मैं ज्यादा नहीं टाइम लेता। उनका जो संघर्ष था, बड़ी 8 वर्ष की उम्र से उनका संघर्ष शुरू हुआ और 25 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उनका जो संघर्ष था वो वर्ण व्यवस्था, मनुवाद सोच के लोग जंगलों पे कब्जा कर लेते थे, उनकी संपत्तियां छीन लेते थे, उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म करते थे और पशु जैसा जीवन जीने के लिए उनको मजबूर करते थे। उस व्यवस्था के खिलाफ बिरसा मुंडा जी ने युवाओं की एक सेना तैयार की, युवकों की, और उस व्यवस्था का जबरदस्त उन्होंने विरोध किया, है ना। पूंजीवाद, सामंतवाद के खिलाफ वो लड़े। लास्ट में उनको जेल डाल दिया गया। जेल डाल दिया गया तो ये कह दिया गया कि भाई ये अंग्रेजों की वजह, चालाकी थी, अंग्रेजों ने शोषण किया है, ये किया है, वो किया है। लेकिन वो नहीं था, वो मनगढ़ंत कहानियां हैं। उनका मूल संघर्ष था सामंतवाद से, पूंजीवाद से और ब्राह्मणवाद से संघर्ष। तो ये बात भारत के कम से कम 100 करोड़ लोगों तक जानी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास रास्ता क्या है? तो रास्ता है 15 नवंबर, शनिवार का दिन है। हम 16 नवंबर भी कर सकते हैं, रविवार का दिन है। हम एक एक दो दो हजार पर्चे छपाएं बिरसा मुंडा के जीवन वाला, जीवन संघर्ष का। ठीक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज छोटी सी पोस्ट बनाकर, छोड़ा पर्चे देकर आपको व्हाट्सएप पे भेज दे देंगे। तो आप सब उससे पर्चे छपाएं, 1000 2000, ज्यादा नहीं तो ब्लैक बाइट छपा लो, है ना। वो बांटो, समाज में जाओ, पर्चे बांटो। और छोटी छोटी मीटिंग है, बड़ी लगा सकते हैं तो वेलकम, स्वागत। अगर बड़ी नहीं लगा रहे तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का बैनर, बिरसा मुंडा जी का बहुत बड़ा फोटो उसमें, और उनके जीवन संघर्ष का श्लोकन, ठीक है, ये लगा के व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वीडियो बनाओ, फोटोग्राफ बनाओ, और उनको फिर सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में फॉरवर्ड करो। सेंटर ऑफिस भेज दो। सेंटर ऑफिस से जितने ग्रुप बने हम उनमें उसको फॉरवर्ड करेंगे, है ना। जो खराब दशा है, उस खराब दशा से समाज को निकालने के लिए जो दिशा है, वो गुरु संतों का आंदोलन है, उनकी विचारधारा है, उसकी ओर हमको बढ़ना है। ठीक है। 26 नवंबर को भी हमको ऐसे ही करना है। 26 नवंबर को संविधान दिवस है। ठीक है। तो संविधान दिवस में जो उसकी संविधान दिवस में जो बाबा साहब का अंतिम भाषण है, उसमें कई बातें हैं, लेकिन मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान कर रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को, संविधान सभा की मीटिंग खत्म हो गई थी, उसके बाद उन्होंने दोबारा से बोला। क्या बोला? जब तक समाज में, समाज के भीतर, समाज के अंदर सामाजिक असमानता, यानी सामाजिक गैर बराबरी, सामाजिक आर्थिक असमानता, आर्थिक गैर बराबरी, सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी जब तक खत्म नहीं होगी भारत देश में, तब तक इस आजादी का कोई मतलब नहीं है, इस स्वतंत्रता का कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ये 2 3 4 बातें, उसका भी एक छोटा सा हैंडबिल बना देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी व्हाट्सएप पर भेज देंगे, ये लोगों को बताना है। ठीक है। दूसरा, BN राव, देखिए, जो संविधान के विरोधी हैं, संविधान को जलाते हैं, जिन्होंने संविधान को कभी माना नहीं, संविधान को आज तक जिन्होंने स्वीकार नहीं किया,
वो जितनी कोशिश कर सकते थे, जितनी कोशिश कर सकते थे संविधान को खत्म करने की, उन्होंने की और आज भी कर रहे हैं। लेकिन जब उनको ये लगा कि हम अ, संविधान को पूर्णतः खत्म नहीं कर पाएंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के या बहुजन समाज के संत गुरुओं के अनुयायी जागरूक हो गए और एक विशाल ताकत में जागरूक हो गए हैं। तो फिर उन्होंने एक षड्यंत्र किया। हमारी हर संस्कृति का ब्राह्मणीकरण किया गया है, हर संस्कृति का, हमारे हर पर्व का ब्राह्मणीकरण किया गया है। उसी कड़ी में उन्होंने नया शगुफा बनाया। नया शगुफा क्या बनाया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत संविधान के निर्माता नहीं है, तो कौन है? बी एन राव। तो बी एन राव कौन है? गूगल करिए इनको, एआई पे आप सर्च करिए, मैंने किया पूरा सब। ये पश्चिम बंगाल का एक ब्राह्मण है, ठीक है। और अंग्रेजों के जमाने में एक जो सबसे बड़ी परीक्षा होती थी, आईसीएस, आईसीएस, जो इसे आज हम आईएएस कहते हैं, उस परीक्षा में इन्होंने आईसीएस पास किया था। और ये अंग्रेजों की नौकरी करते थे, अंग्रेजों की नौकरी करते थे। और अंग्रेजों के इतने बड़े वफादार थे, इतने बड़े वफादार थे कि इनको अंग्रेजों ने हमेशा ऊंची पोस्टों पर रखा है। आसाम सरकार में अपना चीफ चीफ सेक्रेटरी बना के रखा है। बड़ा लंबा समय उन्होंने जुडिशियल में उनको इंचार्ज बना के रखा है, न्यायपालिका में इंचार्ज बना के रखा है। समझ रहे? बात समझ पा रहे हैं ना मेरी? तो 1946 में जब संविधान सभा बनी और उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, तो उस वक्त इनको आदेश दिया गया था, एज ए सरकारी नौकर, एज ए सरकारी नौकर, इनको आदेश दिया गया था कि आप कुछ नोट्स तैयार करो, कुछ नोट्स तैयार करो, है ना। तो इन्होंने 243 नोट्स तैयार किए। उसके लिए ये विदेश गए, अमेरिका गए, इटली गए, आर्यन गए, कई जगह गए। वो नोट्स इकट्ठे किए गए जब तक बाबा साहब का रोल नहीं था। फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब संविधान लेखा समिति के अध्यक्ष बन गए, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बन गए, तो वो नोट बाबा साहब को दे दिए गए थे कि ये हमारा ऑफिसर है, इसने कुछ नोट्स इकट्ठा किए हैं, तो अगर आपके काम के हों, बाबा साहब अम्बेडकर जी को ये कहा गया कि इसमें कुछ काम हो सकता है तो इसको कुछ ले लेना, नहीं बाकी तो ये कूड़ा है। और ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चाय पिलाते थे, उनका पानी लाते थे, उनकी फाइल उठाते थे, इनका कोई रोल नहीं था। ये संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य तक नहीं थे, ठीक है। और 75 वर्ष तक, 18 आजादी के 75 वर्ष तक कभी बी एन राव का कहीं नाम नहीं आया, है ना। जब इनको ये लगा कि संविधान अब नहीं मिटाया जा सकता, नहीं खत्म किया जा सकता, तो इस संविधान का ब्राह्मणीकरण करो, है ना, जैसे हमारे सारे पर्वों का किया गया है। तो इसके लिए ये किया गया। मैंने एआई से पूछा कि 243 जो नोट बनाए गए थे, जो नोट दिए थे बी एन राव ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर जी को, क्या उनमें 10 ऐसे नोट हैं जिनमें जिनको उसी रूप में स्वीकार कर लिया हो संविधान सभा ने? 243 में से क्या 10 पॉइंट भी ऐसे हैं? तो जवाब आया कि नहीं, नहीं। संविधान सभा ने, ड्राफ्टिंग कमेटी ने सारे अधिनियम, सारे अनुच्छेद अपने बनाए हैं, उन पे चर्चा हुई है, वो पास हुए हैं, है ना। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 26 नवंबर को जो आपको संविधान दिवस बनाना है ना, तो चाहे 10 लोग बैठे, चाहे 20 लोग बैठे, चाहे 50 लोग बैठे, 500 लोग आप बैठा लो तो अच्छा, लेकिन आपको यही बातें बतानी है फेसबुक पे लाइव होके, यही बातें बतानी है आपको वीडियो बनाकर, 2-2 मिनट के, 5-5 मिनट के वीडियो बनाकर,
क्योंकि जो गोदी मीडिया है वो तो हमको कवरेज देगा नहीं, वो हमको जगह नहीं देगा। तो जो सोशल मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी उसका हमको बड़ी ताकत के साथ इस्तेमाल करना है ना। और हमको बताना है कि जो बी एन राव आईसीएस अफसर था, अंग्रेजों का वफादार अधिकारी था, इसका आजादी में कोई योगदान नहीं। मैंने पूछा, मैंने बी एन राव का आजादी में कोई योगदान, आंसर नो, कोई योगदान नहीं, कोई भाग नहीं। समझ रहे कि नहीं? ये केवल और केवल सरकार, अंग्रेजों का अधिकारी था, अंग्रेजों का नौकर था, उनकी नौकरी करता था और वफादार नौकर था, इसलिए बड़ी बड़ी पोस्टों पर रखा गया है, छोटी पोस्टों पर नहीं रखा है, बड़ी बड़ी पोस्टों पर रखा गया है। हमेशा आजादी की जब लड़ी जा रही थी, जब हमारे भगत सिंह जैसे युवा शहीद हो रहे थे, तब ये अंग्रेजों की बड़ी बड़ी पोस्टों का ऑफिसर था। आप भी ये आई या गूगल करके पूछ लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। समझ कि नहीं? तो ये पर्दाफाश करना होगा हमें। अभी होता क्या है, हमारे खिलाफ बनवे चलता है, बनवे। वो चंट चालाक आदमी जो बोलता है, अखबार उसको लिखता है, गोदी मीडिया उसको दिखाता है, और हमारा समाज मौन होकर उसको स्वीकार करता है। स्वीकार नहीं करना। एक्शन का रिएक्शन, ईंट का जवाब पत्थर से देने की शक्ति, ताकत हमें हमारे समाज में पैदा करनी है। तो इसलिए 26 नवंबर को हमें जरूरी नहीं है कि एक जिले में एक ही जगह करना है। अगर एक जिले में 10 जगह, 4 जगह, 5 जगह भी हमारे एक्टिव बराबर है और दूर दूर रहते हैं, तो वो अपने यहाँ करें, संगोष्ठी करें, विचार गोष्ठी करें। 20 लोग बिठा ले, 10 लोग बिठा ले, 50 लोग बिठा ले, 1 घंटे चलाएं, 2 घंटे चलाएं, है ना। संविधान की विशेषता बताएं। और जो लोग बाबा साहब को कम करना चाह रहे हैं, बाबा साहब के पद को छोटा करना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे। ये मौका है 26 नवंबर, है ना। तो इसलिए ये बात रखी गई है। 3 जनवरी और 1 जनवरी, एक 1818 में, 1818 पुणे में पेशवाओं का बड़ा आतंक था। पेशवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा आतंक था। गले में हड़ी और कमर में झाड़ू जो बांधा गया था, वो पुणे में बांधा गया था। ठीक है। तो उस वक्त 500 हमारे महार युवकों ने, महार तो मैं समझता हूँ नहीं कहना चाहिए हमें, या तो बहुजन युवक कहना चाहिए या दलित युवक कहना चाहिए। क्योंकि हम महार कहते हैं तो फिर दूसरे जो युवक है, दूसरे जो समुदाय, वो सोचते हैं वो तो महार थे, हमारा कोई मतलब नहीं है ना। महार तो एक जाति के शिकार हुए लोग हैं, है ना। तो उसको हमारे 500 नौजवान युवक साथियों ने घुड़सवार, अस्त्र शस्त्र से लैस 28,000 पेशवाओं की सेना को एक दिन और एक रात में कत्ल किया था। 1817 31 दिसंबर को ये युद्ध शुरू हुआ था, और 18 से 1 जनवरी के दोपहर तक ये समाप्त हुआ था। समझ लें। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दुनिया के किसी कोने में रहते थे, लेकिन 1 जनवरी को भीमा कोरे गांव जाते थे और उस जगह को, उस पवित्र जगह को नमन करते थे। कहते थे, धन्य वो महार मेरे युवा जिन्होंने स्वाभिमान के लिए इतनी बड़ी सेना को कत्ल किया था। तो इसलिए ये हमने प्रोग्राम रखा कि भाई हमें समाज का इतिहास, हमें हमारे युवाओं तक ले जाना है ना। तो ये रहेगा, वहाँ तैयारी की है, आपको बता दी गई है और पर्चे के माध्यम से आ जाएगी सामने। 2 जनवरी को जितने स्मारक है वहां, जहाँ महात्मा ज्योतिराव फुले पैदा हुए, उनका बाड़ा, जो पहला स्कूल खोला गया, और कई चीजें सुतोधन बड़ोनी साहब उसको बना के एक पर्चे के माध्यम से व्हाट्सएप में दे देंगे। तो 2 जनवरी को आप वहां घूम सकते हैं। ठीक है। 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। हम पिछले 10 वर्षों से, 15 वर्षों से
इस जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाकर हमारी कोशिश ये है कि एक जनाधार तैयार किया जाए, जनाधार तैयार किया जाए, जन भावनाएं तैयार की जाए, और फिर हमको ये ऐलान कर देना चाहिए कि सरकारी रिकॉर्ड में 3 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाए। ठीक है। और माता सावित्रीबाई फुले की, माता फातिमा शेख, जो उनके कंधे से कंधा मिला के उसने जो साथ दिया, अपने घर में रखा माता सावित्रीबाई फुले को, और पूजनीय महात्मा ज्योतिराव फुले को शरण दी, उनको साथ दिया, मदद दी। ठीक है। उनकी जीवनी, माता सावित्रीबाई फुले की जीवनी, माता सावित्रीबाई फुले की जीवनी, महात्मा ज्योतिराव फुले की जीवनी भारत के सरकारी पाठ्यक्रमों में, शिक्षा में शामिल की जाए, है ना, शामिल की जानी चाहिए, जिससे आने वाले हमारे जनरेशन को, आने वाली हमारी नस्लों को हमारे महापुरुषों का त्याग याद रहे, उसको पढ़ाया जा सके। तो ये सब करने के लिए, वातावरण तैयार करने के लिए हम लोग 3 जनवरी को ये कार्यक्रम कर रहे हैं, राष्ट्रीय लेवल का कर रहे हैं। चलो पूना बन के आपको मिल जाएगा सेंटर ऑफिस से, ये बीएल चंद्र साहब सुन रहे होंगे तो वो ड्राफ्ट कर लेंगे, इसको बना लेंगे, आप लोगों को हम दे देंगे। इस तरह से होर्डिंग्स लगाओ, वॉल पेंटिंग करो। लोग कितने जाएंगे पूना, कितने लोग जाएंगे, ये कोई सवाल नहीं। सवाल यह है कि 1 जनवरी और 3 जनवरी को भारत का बच्चा बच्चा जाने, समझे, उसको पता चले कि 1 जनवरी का क्या मतलब है और 3 जनवरी का क्या मतलब है। प्रचार प्रसार करना, एक जनाधार बड़ा करना, अर्थात समाज को सही मार्ग पर ले जाना, उसको सही मार्ग के प्रति अग्रसर करना, यह राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य है। अंत में 1 मिनट और मैं ले रहा हूं। हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि हमें इस सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है, जूम का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। तो हमने पहले जो कहा, तो लोगों ने मेहनत की और 240 साथी जुड़े, उसका दूसरा सप्ताह आया तो 200 साथी जुड़े, और इस बार केवल 150 जुड़े, है ना। तो सेल्फ स्टार्ट मूवमेंट, सेल्फ स्टार्ट। अभी क्या है, धक्का स्टार्ट है, धक्का स्टार्ट, धक्का पड़ता है, ऊपर से धक्का पड़ता है, धक्का पड़ता है तो गाड़ी चलती है ना। किक स्टार्ट भी नहीं है। किक स्टार्ट का मतलब मैसेज मिल जाए तो उसी से स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है। तबकि धक्का, धक्का मूवमेंट नहीं, किक मूवमेंट नहीं, सेल्फ मूवमेंट। सुते हमें इतनी चेतना हो, सुते हमारे अंदर ये जिज्ञासा पैदा हो कि हमको रविवार को 9:30 बजे अपने सारे से ज्यादा साथियों को जूम पे बिठाना है, 1 घंटे के लिए बिठाना है, हर कीमत पे बिठाना है, प्रयास करना है। भाई 2 हफ्ते पहले प्रयास किया तो 240 बैठे ना, प्रयास किया तो बैठे, और एक बार प्रयास करके छोड़ दिया तो नहीं बैठे। तो ये प्रयास करना है। ठीक है। एक टीम भावना हमारी अभी तक नहीं बन पा रही है। हमने प्रेसिडेंट टीम बनाई है, प्रेसिडेंट टीम तो बन गई, लेकिन वो एक्टिव नहीं है, एक्टिव नहीं। कैसे एक्टिव नहीं है समझिए आप। ये जो प्रेजेंट का भी हमने शुरू किया है कि भाई सबको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी, ये इसलिए किया है कि मेंटली कुछ इंप्रेशन आ जाए, मानसिक रूप से दिमाग पे कुछ वजन पड़े कि भाई वहां हाजिरी ली जाएगी तो हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनकी जिम्मेवारी है कि वो अपने प्रेसिडेंट टीम के संपर्क में रहे, वो कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, मेरी जानकारी है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, उनकी बड़ी जिम्मेवारी है कि जो जो जोन उनको मिले हैं उन जोन में वो एक्टिव रहे और लोगों को जोड़ें, है ना, कनेक्ट करें मूवमेंट से।
और इन तीनों को पूरे देश को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारे तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर। तो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटरों की भी जिम्मेवारी है कि उनके कार्य क्षेत्र में जितने स्टेट है, जैसे शेष राव जी के में 15 स्टेट है, बाबूजी राजाराम आनंद जी के में 12 हैं, गोलिया जी के में 10 हैं। तो अपने अपने स्टेट के साथियों को तैयार करें, बिठा लें, सब लोगों को, सुबह से भी लग जाए, सुबह भी 7 बजे से फोनों पे लग जाए। भाई 15-15, 20-20 फोन ही तो करने हैं स्टेट के पदाधिकारियों को, भाई बैठो, जूम ऐप डाउनलोड कर लो, नेट नेट एरिया में रहना, नेट नहीं जाना चाहिए, है ना। तो इस तरह से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से ये धर्म की संस्कृति, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, अर्थात प्रबुद्ध भारत तो बौद्ध में भारत के मार्ग को हमें पूरा करना है, ये उद्देश्य है। और ये जब तक नहीं हो सकता तब तक एक्टिव, समर्पित, समर्पण और अनुशासन के साथ हम लोगों को तैयार नहीं करेंगे। हमें लोगों को तैयार करना ही पड़ेगा। अनुशासन, 9:30 का टाइम है, 9:30 का टाइम है, तो 9:25 पर लॉगिंग होना चाहिए मोबाइल। 5 मिनट पहले खोल के बैठो, बैठते हैं। मैंने आज खोला 3 मिनट पहले, 3 मिनट पहले 16 लोग जुड़े हुए थे। एल्सन सोलन के साथ जुड़े हुए थे, नेपाली साहब जुड़े हुए थे, अपने रुद्रेश निगम जुड़े हुए थे, 16 लोग जुड़े हुए थे। तो मुझे अच्छा लगा कि अभी 9:30 नहीं बजे, 2 में 3 मिनट बाकी है, तो 16 लोग जुड़े हैं। लेकिन 16 लोग क्यों जुड़े, 500 लोग क्यों ना जुड़े, 500 लोग क्यों ना जुड़े 5 मिनट पहले। भाई ये तो डिसिप्लिन है, यही तो अनुशासन है, यही तो संगठन की शक्ति है, यही तो संगठन की ताकत है। तो ये सब कुछ बातें आज हमने रखी है इस निवेदन के साथ के अगले सप्ताह आपको बिरसा मुंडा जयंती जी के बारे में 16 नवंबर को बताना है कि आपके किस किस जिलों में कहां कहां पे आपने पूज्य बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई है। उसकी फोटोग्राफ आपको सेंटर ऑफिस भेजने हैं और अपने अपने स्टेट के कोऑर्डिनेटर और प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारियों को भेजने हैं। ठीक है, सेंटर ऑफिस भी भेजने हैं, उसकी समीक्षा होगी। 26 नवंबर की क्या तैयारी है, कहाँ का प्रोग्राम करने हैं, आपको क्या क्या हाल बुक करा दिए, कितने पर्चे छपे, उसकी तैयारी होगी। 3 जनवरी में बात होगी। और नेशनल जो हमारी प्रेसिडेंट टीम है और हमारे तीनों बहुत ही आदर के सम्मानित नेशनल कोऑर्डिनेटर है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप पूरी मेहनत के साथ, पूरी ताकत के साथ अपने अपने राज्यों के साथियों को बैठा लो, जो रिक्वेस्ट करो उनसे, बोलो एक एहसान कर दो यार हमारे ऊपर, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा आप इस धम्म संगति में भाग लो। ये धम्म संगति है, इसी को धम्म चर्चा कहते हैं, जहाँ मानव कल्याण की बात होती है, जहाँ इंसान और इंसानियत के विकास की बात होती है, उसी को धम्म कहते हैं, उसी को संगति कहते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये बातें मैंने कही है गौतम सर, योगेश गौतम जी। जी 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 जी। तो ठीक है, इतना मैंने कह दिया, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। अभी हमने हमारे संस्थापक महोदय जी, जो आज के चीफ गेस्ट थे, उन्होंने हम सभी साथियों का आगामी जो कार्यक्रम है उस पर अपना पूरा वक्तव्य रखा, हम सभी का मार्गदर्शन किया। मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से जय भीम नमो बुद्धाय प्रेषित करते हुए आभार प्रकट करता हूँ। और अब हमारे संस्था के संस्था के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि वह अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय वीएस बॉस साहब। पुनः सभी महामानवों को नमन और सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। क्योंकि समय हो गया है और आज यहाँ पर प्लेटफार्म पे हमारे माननीय संस्थापक जी ने हमें मार्गदर्शन दिया मुख्य अतिथि के रूप में, और सभी महानुभावों ने अपनी बात रखी और सभी इसमें जुड़े। सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ।
और जैसे कि संताप जी ने कहा है, सबसे अपील करी है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग धम्म संगति में जुड़े, तो इसके लिए हमें निश्चित तौर पे निजी स्तर पे विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। उसके लिए हम लोग करेंगे, और जो बातें बताई गई उनको धरातल पे कैसे उतारे, प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाकर अपना नीचे उतारना है, यही हमारा इसका धम्म संगति का अच्छा उद्देश्य होगा। तो यही अपनी बात में समाप्त करता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। थैंक यू। साधु बहुत बहुत साधु धन्यवाद, साधु। साधुवाद। अब सभी हमारे उपस्थित साथियों से आग्रह है कि सभ्य सत्ता के माध्यम से आज इस हम वेबिनार